नमस्कार दोस्तों, मैं ममता तिवारी आज एक पुस्तक लेके आपके सामने फिर से हाजिर। पुस्तक का विषय भामती। आपको सुनने में थोड़ा रूखा और अजीब लग सकता है, ख़ास तौर से युवा वर्ग के लिए, पर मैं युवा वर्ग के लिए ही ये पुस्तक ख़ास तौर से पढ़ाना चाहती हूँ। इसकी राइटर हैं श्रीमती उषा किरण खान। पहले मैं सोच रही हूँ कि उषा किरण खान जी के बारे में आपको बता दूँ कि वो बिहार से हैं और प्रोफेसर और एमए पीएचडी प्राचीन इतिहास एवं पुरातन तत्व एवं प्राचीन भारतीय इतिहास और एशियाई अध्ययन में, और मिथिला एक सांस्कृतिक अध्ययन पर उन्होंने शोध किया है। मिथिला से ही ये भामती का जो भामती एक टीकाकरण है, एक भामती नाम है एक टीका का। टीका क्या होता है? एक भाष्य टीका जो होता है पुरानी पांडुलिपि का जो पुनर्अध्ययन करके जो हमारे शास्त्र और ऐसी चीज़ें लिखी गई थी उसे टीका करने वाले लोग अलग हुआ करते थे। तो ये उस बारे में है। और वैसे उषा किरण खान जी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि उनके बारे में सब बहुत ही जानते हैं। भामती जो है एक मिथिला के मीमांसक हैं, अद्वैत दर्शन के टीकाकार पंडित वाचस्पति मिश्र, उनके जीवन पर आधारित उपन्यास है, पर जिसमें उषा जी कहती हैं कि यह एक प्रेम कथा है मैथिली में, जो कि बहुत प्रशंसित भी रही है। पर प्रेम कथा के अलावा मुझे इस किताब में बहुत कुछ नज़र आया। उन्होंने प्रेम कथा को इसमें एक सामाजिक परिवेश के साथ जिस तरह से गूँथा है, वो इतनी रोचक बन गई है कि हमें जो ज्ञान हासिल हुआ वो उसका वर्णन करना मेरे बस में तो नहीं था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब इसे पढ़ें और मैं उसमें से कुछ रोचक चीज़ें आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। उषा किरण खान ने इसका अनुवाद स्वयं हिंदी में किया है और इन्होंने ये पुस्तक ख़ास तौर से मिथिला की भावी गुणवंती नारियों के लिए डेडिकेट किया हुआ है। भामती जो है वो खुद कह रही हैं कि मैं ये क्यों लाई, क्योंकि जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी और जिस समय वो पढ़ रही थी उस समय उनके पास एक विषय था, संस्कृति की स्नातक कक्षा में धर्म और दर्शन का एक पत्र था जिसे पढ़ना था। कोई खास उनकी दिलचस्पी नहीं थी, पर प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर का ज्ञान इतना गुणग्राही था और इतना उन्होंने रोचक तरीके से उसको प्रस्तुत किया कि इन्होंने अपना विषय ही उसे बना लिया। तो वास्तव में क्या है, मैं इस कथा के बारे में थोड़ा बता दूं। और नागार्जुन तथा डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर को उनके इस घटनाक्रम के संबंध में उन्होंने चर्चा करते हुए काफ़ी भावुक होते हुए उन्होंने देखा है। एक स्त्री के जीवन के बारे में बताया है कि भामती अपने घर में बैठी है और अपने घर का पूरी देखभाल कर रही है, पौधे पत्ती लगा रही है, फिर थोड़ी देर में अपने पति को खाना देती है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर नाश्ता देती है, खाना देती है, उनके सोने का इंतज़ाम करती है, उनके दिए की लौ कहीं कम ना पड़ जाए तो उसमें दिए की बाती उकसाती रहती है, रात भर उनके कमरे के बाहर दरवाजे के बाहर लेटी रहती है कहीं दिया ना बुझ जाए। जब वो लिखते हैं तो वो दूर से बैठ कर उनको देखती है, उनका आपस में कोई संवाद नहीं होता। ऐसा क्यों? ये इसलिए हुआ कि जो वाचस्पति मिश्र थे वो अपनी बहन के साथ बचपन में जब वो छोटे थे तो वो अपनी बहन के साथ गुरु के आश्रम में जाना पड़ा उन्हें, क्योंकि उनके माता पिता गुजर गए थे। पूरा गांव उनकी देखभाल करता था, हर समय उनके लिए कुछ ना कुछ आश्रम में पहुंचाता रहता था। इस तरह से वहाँ उनका लालन पोषण हुआ। मुश्किल से वो 17-18 साल के रहे होंगे तब उनका ज्ञान इतना अधिक बढ़ गया कि उनके गुरु ने कहा जाओ अब तुम लोगों को शिक्षित करो। तो ये वापस अपने गांव में आ गए। इनकी बहन सुलक्षणा वो भी इनके साथ गांव में आ गई। और अब चूँकि इन्होंने खुद सोचा था कि अपने गांव के बच्चों और ख़ास तौर से स्त्रियों को पढ़ाएंगे, तो इन्होंने पाठशाला खोली और उसका बिल्कुल बस दूसरे दिन सारा गांव वाले बहुत खुश थे कि अब हम सब लोग भी शिक्षित हो जाएंगे, और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली और दूसरे दिन से पढ़ाई शुरू होने वाली थी। सुलक्षणा भी चूँकि अपने कहाँ जाती छोटी थी तो उसने भी गुरु के आश्रम में शिक्षा पाई थी, तो दोनों भाई बहन साथ में थे। तो पूरी तैयारी हो जाती है पाठशाला की, सुलक्षणा पूरी तैयारी कर देती है। पर अचानक तभी राजा के दरबार से एक व्यक्ति पत्र लेकर आता है और पत्र में पता चला कि
पत्र में वो कहते हैं कि हमें पता चला है कि वाचस्पति मिश्र पाठशाला का शुभारंभ कर रहे हैं, पर महाराजा को आदत थी, महाराजा को वैसे वो अच्छे थे, उनकी आदत थी, महाराजा शहनग थे कि जो अच्छा ज्ञान और साहित्य और इस पर काम करते हैं, पुस्तक के फॉर्म में उसको लिखवा कर उन पुस्तकों को एकत्र करते थे और अपनी लाइब्रेरी में जमा करते थे। ये एक परंपरा बहुत अच्छी रही है, क्योंकि आज हम भी वही करते हैं कि एक युग की, एक काल का के बारे में जानकारी हमें पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। जैसे आज हम नेट से करते हैं, लोग बात ज़्यादातर पुरानी चीज़ों की जानकारी युवा वर्ग वहीं से करता है, पर उसके लिए भी तो आपको साहित्य की जानकारी होनी चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि हम ये संदेश लेके आए कि आप ये सब ग्रहण करें, ये सब हमारा पुरस्कार ग्रहण करें और आप महाराज के लिए लिखना शुरू करें, पुस्तकें लिखना शुरू करें। तो अब क्या किया जाए, दोनों भाई बहन सोचते हैं। बोले मैंने गांव वालों से तो वादा कर दिया कि मैं ये करूँगा। तो सुलक्षणा बोलती है कि मैंने इतनी शिक्षा तो ली है भाई कि मैं इसको संभाल लूँगी पाठशाला को, तुम पुस्तक लिखने का काम शुरू करो। और वो इस तरह से दोनों जन, आप वो कहते तुम्हारा विवाह नहीं करना क्या? तो सुलक्षणा कहती है अभी नहीं, मैं पहले तुम्हारा विवाह करूँगी, जबकि वो छोटी होती है उम्र में। और इस तरह से वाचस्पति जी लेखन कार्य में लग जाते हैं और उनकी बहन सुलक्षणा पाठशाला चलाने लग जाती है। इसी बीच में कुछ अघोरी तांत्रिक वगैरह काफ़ी इस तरह का वातावरण हो जाता है। उसमें वो लोग जो है बलि के लिए किशोरी कन्याओं को या किशोरों को उठा के ले जाते हैं, उनकी बलि देते हैं। इससे वो सब जो है घबरा जाते हैं कि उनसे बात करते हैं कि भाई हम क्या करें जिससे कि ये सब चीज़ें ना हों। अब समाज का ऐसा उनके ऊपर दबाव पड़ता है कि उनको सुलक्षणा की शादी करनी पड़ती है। अब सुलक्षणा और गांव वाले सभी इस बारे में विचार करते हैं कि अब वाचस्पति जी क्योंकि लेखन कार्य में व्यस्त रहते थे कि उनके लेखन में बाधा नहीं आया और वो एकदम से बीमार पड़ जाते हैं बहन के जाते से। तो फिर उसके बाद तय किया जाता है कि उनका भी विवाह कर दिया जाए। तो उनके गुरु जी की 4 पुत्रियां थीं जिनके साथ सुलक्षणा बड़ी हुई थी। उसमें से एक के प्रति वाचस्पति जी का थोड़ा सा मन कमज़ोर था, मतलब कहीं ना कहीं उनके प्रति आकर्षण था। तो सुलक्षणा उनकी शादी, वाचस्पति जी की शादी भामती जी से, जिसे भामा शुरू में कहा गया है लेकिन वैसे उनका नाम भामती था, उनसे करवाती है। और भामती शुरू में जैसे शादी होके आती हैं तो उस समय वो बीमार रहते हैं तो उनकी सेवा करती है। और मतलब शुरुआती दौर उनका गृहस्थ जीवन इसी तरह से शुरू होता है कि उन लोग का किसी तरह से आपस में संबंध नहीं बन पाता और वो बीमार अवस्था में ही रहते हैं और वो उनकी सेवा करती है। और उनसे कहा जाता है कि अभी वो गृहस्थ जीवन शुरू ना करें और उनकी सेवा करें। और वो इस बात को मान लेती हैं क्योंकि वो भामा जो है, भामती, बहुत सीधी सरल महिला रहती हैं और पढ़ी लिखी तो होती ही हैं। अब वाचस्पति जी का लेखन कार्य शुरू हो जाता है और वो पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। अब इस लेखन कार्य के साथ ही सौदामिनी नाम के एक चरित्र का भी आगे वर्णन किया गया है जो कि बहुत अच्छी औषधियों पे काम करती है और वो वहीं पर एक प्रयोगशाला भी बनाती है। उन औषधियों से गांव वालों का उपचार करती है और अचानक वो गायब हो जाती है और उसका कुछ पता नहीं चलता है। और इधर भामा को समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। कभी वो मतलब खाना पीना बनाती है, उसके बाद भी उसके पास बहुत टाइम रहता है, गाँव वालों को सिखाती। फिर सबको याद आता है कि भाई आखिर वो भी तो गुरु की बेटी है, तो वो पाठशाला का काम भी संभाल लेती है। सब लोग आते हैं बीच बीच में, सबको बहुत श्रद्धा रहती है वाचस्पति जी के परिवार से। और सौदामिनी जो थी वो सबसे अच्छी दोस्त थी भामा की, वो समझती है, उसकी तकलीफ़ को समझती है कि उन लोग का, उसका दाम्पत्य जीवन अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ था और पति किताब में डूब गए। वो इतने डूबे रहते थे कि आपको एक मैं वर्णन इससे बताती हूँ कि जिस दिन ये किताब ख़त्म होती है उस दिन अचानक से टीका काल के बाद जब संपन्न होती है तो वाचस्पति जी देखते हैं कि एक अधेड़ स्त्री दीपक जला रही है। तो उससे वो पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो भामती ने उत्तर दिया कि मैं आपकी पत्नी हूँ। अब आप सोचिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि वो इतनी प्रौढ़ उम्र की महिला जिसे वो शादी करके लाए थे, वो छोटी सी नाजुक सी बिल्कुल किशोरी थी और वो इस मतलब अवस्था में पहुंच चुकी है कि वो मतलब बड़ी उम्र की एक औरत हो चुकी है। राजा नृग जो थे, जिनके काल में ये सारी चीज़ें चल रही थी, उनका सिंहासन सदा डोलता रहता था।
विग्रहपाल जो सम्राट था उसके निर्बल होने के कारण छोटे छोटे स्थल पर उनका सिंहासन भी सज गया था। अब विग्रहपाल के जाने का समय आ चुका था। पर ये पुस्तकों का, इधर पुस्तकों और पढ़ने वालों के अतिरिक्त क्या मिलेगा? लोग पुस्तक क्यों पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी? ये बात भी सही है। तो अब शिक्षित करने के लिए क्या किया जाए? उन्होंने कहा, जब इस तरीके का एक बात हुई कि उन्होंने पता चला कि जो हमारा शास्त्र और ज्ञान है वो पूरा के पूरा जो था वो खच्चर घोड़े पे लाद के बुद्ध की आड़ में, क्योंकि बुद्ध तो चारों तरफ फैले हुए थे, तब कोई सीमा रेखाएं थी नहीं, सब चीन से आकर वो लोग लेकर बांध कर लेके चले गए। मतलब हमारा ज्ञान जो हमारे भोजपत्रों पर, देखिए भोजपत्र पहले आए पर भोजपत्र जल्दी नाजुक थे, जल्दी फट जाते थे, तो बाद में फिर ताड़पत्रों का प्रयोजन किया गया। और वाचस्पति जी के काल में ही जब वो लिख रहे थे, तब उसके बाद जब वो वापस से अपनी दुनिया में, सामाजिक दुनिया में लौटे, तब उन्हें पता चला कि ताड़पत्र जो है, जिसका हम मजाक बनाते हैं आजकल, क्या ताड़पत्र पढ़ रहे हैं, ताड़पत्र पे हमारा भविष्य लिखा हुआ है, ताड़पत्र पर हमारा इतिहास लिखा है। ये बिल्कुल सही बात है। और ये कैसे संग्रह हुआ? तो जब अब सब लोगों को ये चिंता होने लगी कि पितृगण द्वारा लिखित संपादित पुस्तक अगर लूट कर ले जाते हैं, धन संपदा लूट कर ले जाते हैं, तो वो हम फिर बना लेंगे, पर लेखन अगर ले गए तो फिर वो तो असुरक्षित है। क्या किया जाए? तो इसके लिए घरों के अंदर गड्ढे खोदे गए, उसमें नीम के पत्ते सुखा कर रखे गए, फिर नीम काष्ठ के बक्सों के अंदर गंधक का ढेला रखा गया, उसमें पांडुलिपि को संभाल के रख दिया गया। बक्से के चारों तरफ सूची भेद हवा तक नहीं पहुंच पाए, ऐसा बंद किया गया। ऊपर से फिर नीम के पत्ते फैलाए कर गड्ढों को बंद करके लीप पोत के बराबर कर दिया गया। सभी कार्य छुपाकर हुआ। इस तरह से हमारा शास्त्र, हमारा इतिहास, काफ़ी कुछ ये ताड़पत्र भोजपत्रों में सुरक्षित अभी भी है और काफ़ी हमें मिला भी। और इसके बाद बहुत कथा में बहुत सारे आए। सौदामिनी गायब हो गई, सौदामिनी के लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, फिर पता चला कि वो बहुत बड़ी वैद्य हो गई। और इन्होंने वाचस्पति जी, जिस दिन इनके बारे में, शंकराचार्य के बारे में भी काफ़ी बताया गया है। शंकराचार्य ब्रह्म में अविद्या मानते हैं और शंकर के, वाचस्पति जी के बार बार मंडन के मतानुसार अपनी बुद्धि वैभव से शंकर संप्रदाय के विपरीत ही लिखते हैं। तो भामती देखती है धीरे धीरे दिया जल रहा है, दीवट में तेल डाला, बाती उकसाई, और अचानक से जब वाचस्पति जी उसकी ओर देखते हैं तो उन्होंने पूछा, सुमुखी आप कौन हैं? तो उसने कहा कि भामती, आपकी अर्धांगिनी स्वामी एक कठोर प्रस्तर खंड जैसे गिर पड़ा हो उनके हृदय पर। आह, क्या मैं भामती को सच में विवाह करके घर लाया था? वह तो मेरी सार संभाल कर रही थी। उस दीप्त सीमांत का कैसे करूं संधान, उस स्थान का जहां पहले दिन लगाया था सिंदूर। भामती आंचल उठाकर आंसू पोंछने लगी। स्वामी की पुस्तक पूरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, अकारण ही, आंखों से कुछ चला गया है, पर देखूँ तो, उन्होंने कहा। और उसके बाद दोनों में प्रेम संबंध हुआ और उन्होंने पूछा, उसने बताया कि स्वामी अब मैं इस योग्य नहीं रही कि मैं आपको संतान दे सकूं। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं चाहता हूं कल गांव वालों के सामने मैं घोषित करूंगा। तो क्योंकि वो अपने गांव वालों को बहुत प्यार करते थे, तब उन्होंने, क्योंकि ये बहुत 18 साल की मेहनत, सोचिए एक पति पत्नी एक घर में 18 साल रहते हैं और इतना प्रेम उनके बीच। अब जो उनके बीच प्रेम होता है उसकी पराकाष्ठा आप देखिए कि दूसरे दिन गांव वालों के सामने घोषित किया जाता है कि जो ये पुस्तक उन्होंने लिखी है उसका नाम ये भामती टीका रखेंगे। और इसीलिए ये उनकी पत्नी के नाम से फेमस हुई। और आप सोचिए उस ज़माने में स्त्री को इतना सम्मान, आज जिस तरह से स्त्री अपमानित होती है उसको देखते हुए जिस तरह से वाचस्पति जी ने अपनी पत्नी को सम्मान दिया उनके त्याग के लिए, फिर उसके बाद वे अपनी पत्नी को लेकर यात्रा पर निकल जाते हैं, उसे संपूर्ण सुख देते हैं। 3-4 साल में, वो 2-3 साल में उन्हें खूब घुमाते। तब तो पैदल चलने की, जहाज़ पे, नाव में जाने की परंपरा थी। राजा से मिलने जाते हैं, राजा को पुस्तक भेंट करते हैं, दक्षिण जाते हैं। और इस तरह से जब करते हुए जब वो वापस लौट के आते हैं, तब तक सौदामिनी
जो उनकी मित्र भी होती है, वैद्य भी होती है, वो लौट के आती है तो फिर उनकी किताबें और भी आ जाती हैं उनके पास कि इनको अब ये करना वो करना है। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं, प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हैं, तो सौदामिनी बताती है कि अब वो उनका समय जाने का आ चुका है। भामती को उन्हें बहुत अफसोस होता है कि जब हमने जीवन जीना शुरू किया, पर उनकी जो फेमस मतलब सबसे प्रख्यात पुस्तक भामती है, प्रख्यात मतलब टीका जो भामती है, वही उनके जीवन से जा रही होती है। पर इसके बाद भी उन्होंने काम किया, काफ़ी लिखा, पढ़ा, सब कुछ किया। पर ये पुस्तक आपको लगता होगा कि बहुत कठिन है, थोड़ी संस्कृत के शब्द हैं, थोड़े हिंदी के शब्द हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए पंडित वाचस्पति मिश्र के बारे में भामती टीका किस तरह से लिखी गई, कोई किताब कितने संघर्ष से लिखी जाती है और किस तरह से सहेजी जाती है। इतने दिनों के बाद, इतने काल के बाद वो हमारे सामने आती है। और उसके साथ आप देखिए, हो सकता है इसमें उषा जी स्वीकार करती हैं कि इसमें थोड़ा फिक्शन हो सकता है, क्योंकि प्रेम के संबंध में जब बात की जाती है तो वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी हो जाती है। लेकिन इसमें आपको कहीं भी लगेगा नहीं कि फिक्शन है, पर ये बात सच है कि ये एक प्रेम कथा होते हुए भी समाज के लिए ज्ञान देने वाली पुस्तक है भामती। शुक्रिया।